हेलो एवरीवन, मैं सोनम गोयल आप सभी का स्वागत करते हैं राइस स्मार्ट के इस यूट्यूब चैनल पर। और आप सभी को भाई दिवाली की, भाई दूज की, गोवर्धन की बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं मेरी ओर से। और उम्मीद करती हूं कि आपका बहुत अच्छे से त्योहार मने, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और इस त्योहार का मजा लें राइस स्मार्ट के साथ। और आज मैं फिर से आपके साथ लौट आई हूँ एक नए सेशन में, एक नए टॉपिक के साथ, कुछ नए कंसेप्ट के साथ, जो अगेन हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू को कवर करते हुए हमारे क्वेश्चंस के लिए बहुत ही यूजफुल है। तो आज जो मेरा टॉपिक होगा वो मॉडर्न इंडिया से है, जहाँ पर काफ़ी स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी होती है, क्योंकि उस टॉपिक की जब मैं बात करने जा रही हूँ तो उस टॉपिक में एक्ट्स की बात की गई है। और एक्ट्स में जहाँ तक है, काफ़ी लोगों को, मतलब काफ़ी स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम आता है कि मैम कौन सा एक्ट इंपॉर्टेंट है, या कोई ऐसा मिल जाए जो हम एग्जाम में कवर कर लें और जो हम लोग जो है उससे आने वाले क्वेश्चंस को कवर कर सके। इसे आज मेरे इस टॉपिक में पढ़ेंगे हम लोग। ब्रिटिश काल में जो अंग्रेजों ने चार्टर एक्ट इंट्रोड्यूस किए थे, यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, ब्रिटिश की सरकार ने जो चार्टर एक्ट इंडिया में लेकर आए थे, उन चार्टर एक्ट की हम बात करते हैं, ठीक है। और उम्मीद करते हैं कि आप भी तैयार हैं इसे कवर करने के लिए, इस टॉपिक को पढ़ने के लिए। तो चार्टर एक्ट की अगर मैं आपको विशेषता बता दूं तो चार्टर एक्ट में एक सबसे बेसिक चीज आप हमेशा याद रखना कि चार्टर एक्ट जो था वो हर 20 साल में आता था, 20 ईयर्स में आता था, ठीक है। और ये चार्टर एक्ट शुरू कर रहे हैं हम लोग 1793, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये भी बता दिया जाए कि जैसा मैंने आप लोगों को बोला कि हर चार्टर एक्ट की अवधि जो होती थी 20 वर्ष होती थी, ये तय किया जाता था हर एक्ट के अंत में कि ये आगे 20 साल के लिए और बढ़ाया जाएगा या नहीं, ठीक है। फिलहाल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम चलते हैं 1793 के चार्टर एक्ट पर। तो फटाफट से तैयार हो जाइए। जहां पर इसमें पहला क्या कहते हैं, कंपनी ट्रेड्स मोनोपोली फॉर 20 इयर्स, कंपनी के व्यापार 20 साल का एकाधिकार। आप जानते हैं कि अभी यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटेन से आई थी, फिलहाल तो उसे 20 साल की अवधि दी हुई है, भाई मोनोपोली के साथ, एकाधिकार के साथ व्यापार करो, और वो जो तुम व्यापार इस देश में करोगे उस व्यापार का लाभ हमें भी होगा। उस लाभ के साथ हम लोग भी जो हैं अपने कंट्री में यहाँ के व्यापार से ढेरों मुनाफा कमाएंगे, ठीक है। दूसरा, गवर्नर जनरल गॉट मोर पावर्स। अगर मैं आपको बता दूं, क्लियर कर दूं, तो याद होगा हमने क्लास में बहुत अच्छे से डिस्कस किया था बक्सर का युद्ध, जिस बक्सर के युद्ध के बाद भारत में अंग्रेजी साम्राज्य कहीं ना कहीं उसकी जड़ बनना शुरू हो चुकी थी। बक्सर का युद्ध वो युद्ध था जिससे भारत में, यानी बंगाल में स्पेसिफिकली, कि बंगाल में अंग्रेजी शासन की, साम्राज्य की जड़ें जम चुकी थी। और इसी कारण आप जानते हैं वहीं से इन्होंने शुरू कर दी थी अपने शासन की शुरुआत। ऐसे में कहा जाता है कि सबसे पहले जब वहां पर बक्सर के युद्ध के बाद संधि साइन हुई थी इलाहाबाद की, अगर आपको याद हो, और उस संधि के बाद इन्होंने क्या किया था, द्वैध शासन, यानी बंगाल में द्वैध शासन आ चुका था, जहां पर नवाब अभी भी गद्दी पर है, पर जो शक्तियां हैं वो अंग्रेजों के हाथ में, यानी नवाब तो एक कठपुतली था। लेकिन अब क्या किया गया, जब ये नवाब है तो यहाँ पर जो ब्रिटिशर्स थे उनको गवर्नर की पदवी दी जाती थी, लेकिन बाद में वो पदवी बढ़ चुकी थी रेगुलेटिंग एक्ट से, जो मैं आपको आगे के टॉपिक्स में कवर करवाऊंगी, ठीक है। और वो रेगुलेटिंग एक्ट के बाद वो जो है गवर्नर बनता है गवर्नर जनरल, कि वो गवर्नर जनरल के पास जो पावर्स आ चुकी थी, वो पावर्स जो हैं उसमें आप देखते हैं वहां पर भी कुछ लिमिटेशंस थी, सीमाएं थी, क्योंकि अंग्रेजों की 3 प्रेसिडेंसी, कभी नहीं हम लोगों को भूलना है, अंग्रेजों की जो 3 प्रेसिडेंसीज थी, ठीक है, उसको हिंदी में भी आप बच्चा प्रेसिडेंसीज ही बोलेंगे, चाहे आप इसको लिखेंगे। पहला हो जाएगा आपका बंगाल, दूसरा हो जाएगा आपका मद्रास, और तीसरा होता है आपका बॉम्बे। यानी ये जो गवर्नर था ये बना था गवर्नर जनरल, ठीक है। और इसी कारण अब ये इस कानून में क्या कहना चाह रहे हैं, इनके पास अत्यधिक शक्ति आ चुकी। इसका मतलब मद्रास के गवर्नर जो थे वो इनके नियंत्रण में थे, इन्हें जो भी कार्य करना है इन्हें अनुमति लेनी है बंगाल के गवर्नर जनरल से। हालांकि यहाँ पर अभी भी
अभी भी पूर्ण रूप से ये नहीं कहा गया है कि गवर्नर जनरल पूरी तरह से नियंत्रण कर रहा है, पर नियंत्रण की शुरुआत हो चुकी थी, क्योंकि आगे के चार्टर एक्ट में आप देखेंगे इनकी पावर इन दोनों पर और प्रबल होती जा रही थी, बढ़ती जा रही थी। इसी कारण कहा जाता है कि इनको अधिकार बढ़ा दिए गए थे, जहां पर इन दोनों पर भी अपना कंट्रोल कर सकते थे। हमारा तीसरा आगे ये क्या कहता है चार्टर एक्ट, इसमें क्या डिमांड करता है ब्रिटिश सरकार भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी से? तीसरी बात क्या कह रही है, कंपनी हैड टू पे 5 लाख रुपीस। भाई मैंने तुम्हें भारत में भेजा, तुम्हारे को मुनाफा कमाने के लिए, यहाँ पर तुम्हारी कितनी मदद की, लाइसेंस दिया, सब कुछ दिया तुम्हें, लेकिन भाई यहाँ पर तुम्हें भी तो ये चीज देखनी होगी, ये चीज तुम्हें भी तो समझनी होगी कि इस व्यापार से हम सरकार को वहां बैठकर क्या फायदा हो रहा है। तो यानी जो तुम मुनाफा कमा रहे हो उससे हमारा शेयर निकाल कर हमें भेजो। इसीलिए भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी जो मुनाफा व्यापार से कमा रही थी उसके 5 लाख रुपए हिस्से के रूप में, यानी उनको एक शेयर के रूप में अपनी सरकार को देना होता था। तो इसी की डिमांड चार्टर एक्ट में की गई है 1793। अब सेपरेटेड द रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन एंड जुडिशरी फंक्शन। आप जानते हैं कि यहाँ पर क्या है, जो भू राजस्व का जो विभाग है, भू राजस्व विभाग एक बहुत ही अहमियत एक पद है, बहुत ही अहम पद है, बहुत ही उसकी इंपॉर्टेंस है, और ये आज से नहीं है। जब से भारत में आप देख रहे हैं सभ्यता के बाद से, वैदिक काल से लेकर अंग्रेजों के काल तक और आज तक भी हम लोग टैक्स देखते हैं। तो ये जो भू राजस्व था ये बहुत महत्वपूर्ण विभाग होता था, इसमें कई सारे कार्य होते थे, जिसको बहुत अच्छे से स्पेसिफाई करने के लिए इन्होंने क्या किया कि एक तरफ तो इन्होंने भू राजस्व को अलग कर दिया कि उसका प्रशासन अलग देखा जाएगा, और जुडिशरी यानी जस्टिस, कानून से संबंधित जो भी चीजें हैं उसको इससे अलग रख के देखा जाए, ताकि यहाँ पर जो है कोई भी मेस ना हो या भूचाल ना मचे, और बहुत अच्छे से दोनों विभाग ही अपने कार्य को स्पष्ट रूप से कर सके। इसीलिए पावर डिवीजन के साथ जो है गवर्नर जनरल भी बहुत अच्छे से असिस्ट कर सकता है, यानी उस पर नियंत्रण रख सकता है। ठीक है, इसी के साथ अब जब हम आगे बढ़ते हैं तो बात करते हैं हम एक और इम्पॉर्टेंट चार्टर एक्ट, क्योंकि ये वाला चार्टर एक्ट तो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन बैंक उठाओ, देखो भाई, चेक करो। तो यहाँ चार्टर एक्ट 1813 क्या कह रहा है मैं वो भी बताती हूँ। कंपनी मोनोपोली केम टू एंडेड। अब ये क्या कह रहा है, अभी तो बोल रहा है कि मोनोपोली आपको दी, लेकिन अब कह रहा है समाप्त हो गई 1813 में कंपनी का एकाधिकार समाप्त हो गया। यहाँ पर मैं आपको क्लियर करूं, यहाँ पर जो कंपनी का एकाधिकार समाप्त करने की बात कही है वो पूरी तरह से नहीं की गई है। दरअसल ये कहा गया है कि इस चार्टर एक्ट में कंपनी का जो मोनोपोली है वो समाप्त तो है, लेकिन कंपनी को ओपियम ट्रेड, ठीक है, और चाय का ट्रेड और चाइना के साथ जो इन लोगों का ट्रेड है वो इनका मोनोपोली रहेगा, उस पर कंपनी का एक अधिकार रहेगा। क्योंकि यहाँ पर ब्रिटिश की सरकार कहना चाहती है कि दरअसल हुआ ये था कि यूरोप में ये जो बोनापार्टे थे, आपने नाम सुना ही होगा, नेपोलियन बोनापार्टे की जो नीति चल रही थी कि यूरोप में उन्हीं के संगठन बने, मतलब उनसे ही लोग संयुक्त होकर रह रहे हैं, तो वही व्यापार कर रहे हैं। इससे कहीं ना कहीं वहां पर ब्रिटिश के अधिकार को छीना जा रहा था, इनडायरेक्टली देखा जा रहा था कि ब्रिटिश यूरोप के देशों के साथ, ब्रिटेन यूरोप के देशों के अन्य देशों के साथ व्यापार नहीं कर पा रहा था। ऐसे में ब्रिटेन चाहता है कि जो व्यापार एशिया में हमारा जमा हुआ है हम उस पर एकाधिकार करें, अब उस पर हम कंट्रोल करें और वहां हम किसी यूरोपियन कंपनीज को ना आने दें। इसी कारण इन्होंने क्या किया, एशिया में चलने वाले व्यापार को बहुत अच्छे से अपने कंट्रोल में ले लिया, जहां पर साथ के साथ ये अलाउ किया गया है कि अन्य जो ट्रेडर्स हैं, यानी अंग्रेजी ट्रेडर्स हैं, व्यापारी मर्चेंट्स हैं, जो स्वतंत्र होकर, जो कंपनी के कंट्रोल में नहीं है, जो स्वतंत्र होकर व्यापार करना चाहते हैं, वो भी अब व्यापार कर सकते हैं। सिर्फ कंडीशन एक, उन्हें लाइसेंस जरूरी है,
उन्हें यहाँ व्यापार करने के लिए लाइसेंस लेना होगा सरकार से, तभी वो इसके काबिल है। और लाइसेंस के बाद वो स्वतंत्र होकर यहाँ पर मुनाफा कमा सकते हैं, क्योंकि उनके मुनाफे कमाने से हमारे देश की प्रगति होनी ही होनी है। इसे कंपनी का मोनोपोली एकाधिकार समाप्त हुआ, लेकिन उनका कॉन्सेप्ट चीजों पर एकाधिकार बना रहा, अफीम के व्यापार पर, चाय के व्यापार पर और चीन के व्यापार पर। नेक्स्ट, ग्रांट परमिशन टू द मिशनरीज। अब आप जानते हैं अंग्रेजों का ना केवल उद्देश्य तो भारत में एक ही था इस चीज को लेकर कि हमें भारत में यहाँ पर शासन करना है, मतलब व्यापार करना है, मुनाफा कमाना है, बल्कि जब इनका ये विचारधारा शासन की ओर जा रहा था कि भारत में इन्हें शासन की शुरुआत करनी है, तो भूलो मत कि भारत में आके एक चीज बहुत अच्छे से समझ गए थे कि भारत में केवल एक ही चीज है जो चल सकती है और वो है धर्म। इसे यहाँ पर धर्म पर आक्रमण किया जाए, उस पर ध्यान दिया जाए और वहां के लोगों को कोशिश किया जाए कि ईसाई धर्म की ओर अग्रसर करें, मतलब बढ़ावा दे। और इसी कारण यहाँ पर मिशनरीज को परमिशन दे दी गई आने की, ताकि वो लोग यहाँ के पुरोहितों के साथ रहकर, देखकर, उनके नियंत्रण में बिशप्स के साथ रहकर यहाँ पर इस धर्म के प्रचार प्रसार को बढ़ावा दे सके। तो ये उद्देश्य भूलना नहीं है। चार्टर एक्ट में लिखकर इन लोगों ने भारत में इन लोगों को भेजा है, तब जाके भारत में इन लोगों ने शासन किया है। गेम तो उन्होंने बहुत अच्छा खेला था, उसमें कोई भी संदेह नहीं है। 1 लाख रुपीज इन्वेस्ट फॉर द एजुकेशन ऑफ इंडिया। यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताना चाहूंगी। यहाँ पर ये मत समझ लेना कि इनकी उदारता है कि भारत की शिक्षा में ही 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं, हर साल करेंगे, ऐसे करेंगे। नहीं, दरअसल ये लोग दुष्ट थे और ये एक ही चीज कि भारत में शिक्षा कौन सी दी जा रही है, जो हमने प्लान की है, जिसे हमने डिजाइन किया है। और वो वाली डिजाइन की हुई एजुकेशन यानी शिक्षा, जिसमें हम लोग धर्मांतरण की ओर बढ़ेंगे, इनके धर्मों पर, इनकी परंपराओं पर हम लोग जो हैं यहाँ पर प्रहार करेंगे। इसी कारण तो इन्होंने इस तरह की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अंग्रेजी शिक्षा, जिसमें बाइबल के कंसेप्ट्स को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन दिया जाता था, विज्ञान के कारण पश्चिम को बहुत बढ़ावा दिया जाता था, इसी कारण इन्होंने यहाँ पर इस प्रोजेक्ट को लॉन्च करके यहाँ पर हर साल ये मैंडेटरी कर दिया था, ज़रूरी कर दिया था, 1 लाख रुपए देना ही देना है, ताकि हम इस शिक्षा के माध्यम से लोगों को अपनी ओर खींच सके। हम बनाना चाहते हैं भारत में ब्राउन साहिब। ठीक है, ये कंसेप्ट आप आगे देखेंगे। ये कंसेप्ट बहुत अच्छे से इलेबोरेट हुआ जब आगे जाके 1833 के चार्टर एक्ट में आप देखते हैं कि ये विलियम बेंटिक के काल में जब 1835 में आता है मिनट ऑफ मैकॉले में ये एजेंडा पूरी तरह से लॉर्ड मैकॉले ने संभव कर दिया था कि जब यहाँ पर चमड़ी भारतीयों की ब्राउन यानी शक्ल से, रंग से तो ये भारतीय हैं, लेकिन सोच हम साहेब ब्रिटिशर्स, हम अंग्रेज, हम जैसी होनी चाहिए, इसलिए ब्राउन साहेब। सोच हमारी तरह, भारतीयों की तरह नहीं, तभी तो हम शासन कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है 1833 का चार्टर एक्ट। 1833 का चार्टर एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट चार्टर एक्ट माना जाता है, सबसे पहली बात। दूसरी बात आपको बता दिया जाए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जिन चार्टर एक्ट में सबसे ज्यादा फोकस किया जाता है 1833। इसके अलावा एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगी, 1813 वाला जो चार्टर एक्ट अभी हमने किया है उसमें और इस वाले चार्टर एक्ट में भी 20 साल की अवधि फिर से बढ़ी और इसमें भी 20 साल की अवधि फिर से बढ़ाई गई। यानी कंपनी को अब फिर से राइट है कि वो यहाँ पर जो है शासन, मतलब यहाँ पर व्यापार कर सकती है। लेकिन 33 के चार्टर एक्ट में अब बहुत आपको डिफरेंस क्या देखने को मिल रहा है। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बिकेम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। यानी आप क्या कहना चाह रहे हैं कि जो अभी तक बंगाल का गवर्नर, पूरा देश, इस देश में एक बंगाली तो ये लोग जीते बैठे हुए थे, एक बंगाल लेकर बैठे हुए थे जिसके गवर्नर जनरल बने हुए थे, तब तक भारत में इनका कहना कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। लेकिन अब ये दुष्ट क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि तुम तो भारत के गवर्नर जनरल बन गए हो, यानी हमारे भारत में जितने राजा हैं, रियासतें हैं, उनके शासन तो होंगे, लेकिन नियम कानून किसके चलेंगे? अंग्रेजों के।
अगर मैंने ये कानून बना दिया कि सती प्रथा समाप्त होना है तो सभी को मानना होगा, हर राज्य में मानना होगा, और ना मानने वाले को सजा भी मिलेगी, जुर्माना भी भरना होगा। इसी कारण ये गवर्नर जनरल जो है अब ये पूरे भारत का गवर्नर जनरल बन चुका था। जो बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है किस एक्ट के तहत, तो मालूम होना चाहिए 33 के एक्ट के तहत। किसके काल में होता है? ये विलियम बेंटिक था, इसीलिए फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन होता है? विलियम बेंटिक होता है। ये आपको याद रखना है। इसके साथ साथ कहा जाता है कि अब इनकी पावर्स तो इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी, पूर्ण रूप से अब मद्रास और जो है बॉम्बे, इन पर इनका पूरा कंट्रोल है, इनका नियंत्रण है। अब मद्रास और बॉम्बे को हर एक चीज, पावर्स, जितनी भी चीजें रिलेटेड है लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, उनसे रिलेटेड भी इन्हें सबसे अनुमति किससे लेनी होगी? गवर्नर जनरल से, यानी पूर्ण रूप से अब इन पर अधिकार। इसके अलावा आप जानते हैं इतना ही नहीं बल्कि ये कहा गया कि अब ये जो गवर्नमेंट, गवर्नर जनरल की गवर्नमेंट थी ना, अभी तक ईस्ट इंडिया कंपनी की गवर्नमेंट थी, अब ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बन गई है। ठीक है, तो ये चीज याद रखनी है। इसके तहत क्या हो चुका था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी भारत की सरकार। अब भारतीयों को भी इस सरकार को मानना होगा। ठीक है, और काउंसिल एक्ट नहीं है, काउंसिल ऑफ इंडिया बन चुका है। ये जो परिषद है, ये प्रशासन में जो हमने परिषद बनाई थी, जो काउंसिल इनको असिस्ट करती थी या गवर्नर जनरल को, अब वो काउंसिल में हम लोगों ने क्या कर दिया है? वो इन्हीं को, परिषद को असिस्ट ही नहीं कर रही है, बल्कि क्या बन चुकी है? काउंसिल ऑफ इंडिया बन चुकी है, भारत की परिषद बन चुकी है। इसीलिए हर चीज पर बहुत जल्द से जल्द इन लोगों का नियंत्रण बढ़ता जा रहा था। इंडियन लॉ कमीशन वॉज एस्टैब्लिश। लो कर लो बात। अब तो ये कानून भी ले आए हैं और ये क्या कहना चाह रहे हैं कि भारत में कानून आयोग आ चुका है, और ये जो कानून आयोग आ चुका था, इसी के कारण इन्होंने कहा कि अब तो कानून बनाने का जो अधिकार है वो लॉ कमीशन के जो चेयरमैन होंगे वो बनाएंगे, जिसमें पहले चेयरमैन होते हैं लॉर्ड मैकॉले। याद है, मैंने अभी नाम भी लिया था, जिसने बनाया था भारत में मिनट ऑफ मैकॉले, जिसमें अंग्रेजी शिक्षा, यानी जो उच्च शिक्षा होगी वो आपको अंग्रेजी में पढ़नी होगी। ये बात जरूरी कर दी थी लॉर्ड मैकॉले ने, और वही लॉर्ड मैकॉले बना था लॉ कमीशन का पहला चेयरमैन। ठीक है, इसीलिए लॉर्ड मैकॉले ने कानून पारित किए, या इनको अधिकार थे इस चीजों को लेकर। और यहाँ पर ये जो लॉ कमीशन है, ये सारे के सारे कानून, प्रशासन सब पर लागू किए जाएंगे, जिसे सबको मानना होगा। इसे याद रखना, गवर्नर जनरल का विभाग अलग हो गया है और लॉ कमीशन का विभाग अलग है। जैसे आज आप देखते हैं ना, मॉडर्न टाइम पीरियड में क्या होता है, मॉडर्न टाइम पीरियड में हम लोगों का इधर हम देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट वगैरह ये सब अपना अलग चलता है और इंडियन गवर्नमेंट अपना अलग चलती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में अगर कोई भी जजमेंट होता है तो फॉलो हर किसी को करना होता है, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय। ठीक, स्लेवरी वॉज एबॉलिश्ड। एक्चुअली आप जानते हैं कि दास प्रथा, तो अगर हम देश की बात करें तो कोई हमारे देश में क्या विश्व में भी आपको नजर आता है, लेकिन पर्टिकुलरली हम इंडिया की बात कर रहे हैं कि यहाँ इंडिया में कहाँ इतने समय से चली आ रही थी दास प्रथा। जब भारत में आपने देखा कि मध्यकाल ही नहीं, मैं प्राचीन का भी आपको उसका हवाला दे सकती हूँ कि चंद्रगुप्त मौर्य जो एक ऐसे कहते थे कि दासी पुत्र थे। ठीक है, तो दास प्रथा तो जिक्र आता है प्राचीन में भी, मध्यकालीन, लेकिन अब जाकर अंत हो चुका था दास प्रथा का, जब ये चार्टर एक्ट आता है, जिसके तहत दास प्रथा को कानूनी तरह से रद्द कर दिया गया, और ऐसा करना गैर कानूनी था। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। ये क्वेश्चन 2014 में आप देख सकते हैं, 2016 में आप देख सकते हैं, 2018 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन एसएससी का क्वेश्चन नहीं था। मैं ये भी बता देती हूँ, किसी और एग्जाम में ये पूछा गया था। स्टूडेंट आते थे, बातें करते थे, बताते थे, इतना ध्यान तो नहीं रहता था कि कौन से एग्जाम वो देकर आए हैं, बट हाँ ये सुनते जरूर थे। एक क्वेश्चन मैम आया हुआ है, इसे जानकारी के लिए मैं आपको बीच में बता रही हूँ। ठीक है, कि दास प्रथा कौन से एक्ट के तहत समाप्त हुई थी भारत में, तो रिमेंबर 1833, 1833 का चार्टर एक्ट भूलना हमें बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ आप देख रहे हैं कि ये जो चार्टर एक्ट है, चार्टर एक्ट 1833 वाला जो था, इसके साथ पूरी तरह से अंग्रेजी सत्ता भारत में स्थापित हो चुकी थी। ठीक है,
और अब बात करते हैं उस चार्टर एक्ट की जो आता है फिर अगले 20 साल के बाद 1853 में। इस समय भारत में जो गवर्नर जनरल थे वो कोई और नहीं था, कौन था? आपने नाम सुना होगा, लॉर्ड डलहौजी। 1850 के तहत जो गवर्नर जनरल है उसका नाम है लॉर्ड डलहौजी। याद है हड़प नीति, ठीक है, हड़प नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, वो इसी ने ही चलाई थी, ये नीति इसी ने ही बनाई थी, जिसके तहत इसने अवध, झांसी जैसे राज्यों को अपने नियंत्रण में करके पूरे देश के राज्यों को जीतकर, सभी राज्यों को जीतकर इसने सत्ता कायम की थी, शासन की शुरुआत की। और अब ये लास्ट है हमारा 1853 में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स मेड अ न्यू प्रोविंसेस, क्योंकि अब ये जानते हैं कि इसने हड़प नीति चलाई है, ये क्षेत्रों को जीतता जा रहा है, क्योंकि भारत में अभी भी बहुत रियासतें बची थी जिस पर अंग्रेजी शासन नहीं था, जो अभी भी वहां की रियासतों के शासक ही शासन कर रहे थे। लेकिन ये जानते थे कि एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि जब सारे के सारे क्षेत्र हमारे होंगे, इसीलिए क्षेत्र बढ़ाने का अधिकार, यानी नए नए क्षेत्रों को जोड़ने का और बनाने का अधिकार आपको मिल गया है। इसे सिंध और पंजाब, इसके तहत आपको एक एग्जाम्पल दिया जा सकता है कि सिंध और पंजाब को एक नए प्रोविंस के तहत जोड़ा गया था, क्योंकि याद करो एंग्लो सिख वॉर, और एंग्लो सिख वॉर जो दूसरा आंग्ल सिख युद्ध हुआ था, सेकेंड एंग्लो सिख वॉर हुआ था, उसमें दिलीप सिंह सिखों के सबसे मतलब अंतिम शासक तो कहेंगे, लेकिन छोटे राजा थे, छोटे बच्चे थे, उस छोटे बच्चे को भी इसने छोड़ा नहीं था, उसने उससे सिख साम्राज्य ले लिया था, और तब इन्होंने दो नई प्रोविंस बनाई थी, सिंध और पंजाब। इस प्रोजेक्ट को ये आगे बढ़ाते रहे थे, ठीक है। हालांकि हड़प नीति का अगर आप देखते हैं कि सबसे पहला शिकार जो है ये आपको सतारा मिलता है। आगे चलते हैं। लेजिस्लेटिव काउंसिल इंक्रीज नंबर ऑफ मेंबर फ्रॉम 6 to 12। यहाँ थोड़ा सा ये गड़बड़ है, कोई बात नहीं। पहले इनकी लेजिस्लेटिव काउंसिल में, ठीक है, इस परिषद में 6 सदस्य थे। दरअसल ये अगर आपको लेजिस्लेटिव काउंसिल, एक चीज मैं आपको बता दूं, ऑलरेडी लेजिस्लेटिव काउंसिल कहाँ एग्जिस्ट करती थी? 793 वाला जो आप चार्टर एक्ट देखते हो ना, चार्टर एक्ट, उसमें ये ऑलरेडी है, ठीक है। लेकिन उसके सदस्य पहले कम थे, अब ये सदस्यों की जो मात्रा है, मतलब जो नंबर ऑफ मेंबर्स हैं, वो बढ़कर हो गए हैं 6 से 12, ताकि वो अच्छे से यहाँ पर इस लेजिस्लेटिव काउंसिल को असिस्ट करने में साथ दे सके गवर्नर जनरल का, ठीक है। तो ये याद रखना है कि क्वेश्चन आया हुआ है ये, लेकिन क्वेश्चन बहुत रेयर पूछा है, मैं ये भी बता दूं, ये इतना फोकस नहीं किया गया है, बट हाँ क्वेश्चन जरूर है। तो क्या, कौन से एक्ट के तहत लेजिस्लेटिव काउंसिल में अंग्रेजों ने सदस्य 6 से 12 कर दिए थे? तो उत्तर के तौर पर हो जाएगा 1853। और एक ये लास्ट, द नंबर ऑफ डायरेक्टर्स रिड्यूस्ड फ्रॉम 24 to 18। यहाँ जो ये डायरेक्टर्स का बात किया गया है, ये आता है आपका कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। याद है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो था, इसका निर्माण किया गया था ताकि भारत में अंग्रेजी सरकार को असिस्ट करने में ईस्ट इंडिया कंपनी की मदद कर सके। जहां इसके सदस्य जो थे उनकी संख्या पहुंच चुकी थी 24, लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं भाई, इनको 18 कर दिया जाए। और इतना ही नहीं, जब एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बनकर आया था ना भारत में, उस दिन से लेकर टिल नाउ अब तक आप देखेंगे, चार्टर एक्ट आप भी पढ़ेंगे, अपने आप से भी पढ़ेंगे, देखेंगे, जब से इसके सदस्य आप देख रहे हैं, शुरुआती चार्टर एक्ट से लेकर अब तक, एक चीज याद रखना, इसका वेतन अंग्रेजी सरकार डिसाइड करती थी, लेकिन जानते हो इन लोगों को सैलरी कहां से दिया जाता था? इन लोगों को सैलरी, जो वेतन मिलता था, वो भारत के रेवेन्यू डिपार्टमेंट से मिलता, मतलब भारत के राजकोष से मिलता था, फ्रॉम इंडियन ट्रेजर, ठीक है। भारत के राजकोष से इन लोगों को यहाँ से वेतन दिया जाता था, ठीक है। तो ये थे आज आपके चार्टर एक्ट्स, जो जिसमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लेकर मैंने कोशिश की कि मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियाँ पहुँचा सकूँ, ताकि एक छोटी सी वीडियो के सहारे आप लोग इसको बहुत अच्छे से पढ़ सके, समझ सके, अपने प्रॉपर नोट्स बना सके। तो इसलिए आज का अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए, और जल्द से जल्द लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब करना आपको नहीं भूलना है। तब तक मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।